नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में फिर कुछ खास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, नई बातों को जानते सीखते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये देखते हैं हमारे आज के प्रश्न क्या कह रहे हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। एथिलीन का बहुलक है, प्रोपीन का बहुलक है, हेक्सेन का बहुलक है या फिर आइसोप्रीन का बहुलक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो डी है। दरअसल जो प्राकृतिक रबर होता है यह आइसोप्रीन के बहुलक के रूप में जाना जाता है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ होता है और जो कार्बनिक पदार्थ ही होता है इसके लिए सूत्र यूज किया जाता है CH2 ब्रैकेट में CH3CH इज इक्वल टू CH2। तो ये इसके लिए सूत्र यूज किया था। तो ये आइसोप्रीन का एक कार्बनिक पदार्थ होता है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ होता है और जो प्राकृतिक रबड़ होते हैं वो आइसोप्रीन के बहुलक के रूप में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा डी। चीजें क्लियर हैं सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सेल्यूलोज के बने होते हैं। तो सेल्यूलोज का क्या बना होता है, रेयोन बना होता है, जूट बना होता है, नायलॉन बना होता है या फिर पॉलिएस्टर बना होता है। तो कौन से पूछा है। तो ऑप्शंस के हिसाब से जनरली कम से कम 2 होंगे और अधिकतम 4 होंगे, ये हमें देख के पता चल रहा है। तो देखिए सेल्यूलोज को लेकर के जो हम चीजें समझते हैं तो हमें पता लगता है कि सेल्यूलोज से क्या बना होता है, रेयोन और जूट। रेयोन और जूट के अलावा हम देखते हैं कि कॉटन, सन, लिनन, ये सभी जो तैयार होते हैं ये सेल्यूलोज से तैयार होते हैं। ठीक है, लेकिन नायलॉन और पॉलिएस्टर जो होता है ये सेल्यूलोज से तैयार नहीं होता। नायलॉन और पॉलिएस्टर जो होते हैं ये गैर सेल्यूलोसी रेशे के रूप में जाने जाते हैं। तो 1 और 2 सही है प्रश्न के हिसाब से। अब 1 और 2 जहां लिखा होगा वही हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। तो देखिए केवल 1 और 2 के लिए कह रहा है ए, यानी कि यही रहेगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है चीजें सभी को। बढ़िया, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और एक को कारण दिया गया है। ठीक है, तो हमारे जो ये अभिकथन और जो कारण है ये बात कर रहे हैं पायरोमीटर के बारे में। दरअसल पायरोमीटर होता क्या है ये समझने वाली बात है। पायरोमीटर का मतलब होता है पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी, इसको कहा जाता है, यानी कि मतलब ऊंचे ताप को मापने का काम ये करता है। तो इसके लिए यहाँ पर अभिकथन दे रखा है कि ये 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते हैं। कारण कह रहा है कि 800 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती, इसलिए नहीं मापते हैं। क्या बात सच है। तो देखिए पायरोमीटर का मतलब तो आप समझ चुके हैं। पायरोमीटर का मतलब होता है पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी। अब पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी मतलब अधिक या उच्च तापमान को ही मापने का काम ये करने वाला है। पर क्या स्थिति है, कितना। तो क्या 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को ही मापेगा, इससे कम को। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो पायरोमीटर होता है ना ये 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को ही मापने का काम करता है। क्या इसके पीछे कारण यह है कि कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। अगर पायरोमीटर ऊष्मीय विकिरण को ही मापेगा तो ऐसी स्थिति में तो फिर इसको यहीं तक ही आना होगा। अगर ऊष्मीय विकिरण के अलावा बाकी और तरह से भी तापमान को माप सकता है तो ऐसी स्थिति में जरूर नहीं है कि हमारी ये बात सही हो। तो क्या फैक्ट है। तो देखिए जो बात लिखी हुई है बात बिल्कुल सच है। दरअसल 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे की जो नीचे के तापमान पर जो वस्तुएं होती है ना वो ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। और जो पायरोमीटर होता है ये ऊष्मीय विकिरण के माध्यम से ही तापमान और उसकी प्रकृति और बाकी चीजों को समझने जानने का काम करता है। तो पायरोमीटर का इस्तेमाल वैसे हम लोग जनरली पृथ्वी पर नहीं करते क्योंकि इतने ताप की वस्तु हमें जनरली यहाँ देखने को नहीं मिलती। पर सूर्य के अध्ययन के लिए खासतौर पर पायरोमीटर का इस्तेमाल जनरली हम लोग करते हुए देखते हैं अपने साइंटिस्ट को। ठीक है, तो कथन सही है, कारण भी सही है और ये व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए हो जाएगा हमारे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जरा उस पर विचार कर लेते हैं। पहले कह रहा है कि किसी स्त्री के बच्चों को जन्म देने की क्षमता उसकी संतानोत्पादकता कहलाती है, चाहे उसने बच्चे को जन्म दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, मतलब किसी स्त्री की जो बच्चे को जन्म देने की क्षमता होगी, जैसे मान लीजिए कि किसी स्त्री की क्षमता 2 बच्चों को जन्म देने की है, तो वो क्या कहलाया जाएगी उसके लिए, संतानोत्पादकता। चाहे फिर वो बच्चों को जन्म दे या ना दे लेकिन वो उस काम में सक्षम है, वो बच्चों को जन्म दे सकती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी स्त्री द्वारा किसी निश्चित समय अवधि में कुल सजीव जन्मे बच्चों की वास्तविक संख्या उसकी प्रजननशीलता कहलाती है। अगर बच्चों को जन्म देती है और जीवित बच्चों को जन्म देती है तो ऐसी स्थिति में जन्मे हुए बच्चों की जो संख्या होगी उसकी प्रजननशीलता कहलाएगी। देखो बच्चों को जन्म देना तो प्रजनन ही कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पहला स्टेटमेंट भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है।
मान लीजिए कि कोई महिला बच्चों को जन्म दे या ना दे, पर अगर वो बच्चों को जन्म देने में सक्षम है, मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि सपोज कोई मशीन है, ठीक है, अगर एक मशीन है, उस मशीन को लेकर के हम लोग ये सोच सकते हैं कि वो मशीन एक दिन में 3 घंटे तक कार्य करने में सक्षम है। अब वो मशीन कार्य कर सकती है 3 घंटे तक, है ना। अब जरूरी थोड़ी कि आप उसका हर टाइम इस्तेमाल करोगे या रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपको आवश्यकता के अनुसार यूज कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में क्या मामला आएगा, फिर भी आपको पता हो कि हाँ ये इसकी कैपेसिटी है ना। वही वाली चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि महिला पर डिपेंड करता है कि महिला बच्चों को जन्म देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही है। आजकल तो सबको शरीर पर अधिकार मिला हुआ है, लेकिन वो उस तरफ आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है वो बात अलग है, बट वो सक्षम किस मामले में है उस बात को दर्शा रहा है हमारी ये पहली स्टेटमेंट कि सक्षम का मामला क्या, क्षमताओं का मामला क्या है। तो बिल्कुल अगर महिला जन्म देने में सक्षम है, संतान उत्पन्न कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा उसको कि भाई ये मामला उसका संतान उत्पादकता का मामला है, संतान उत्पादकता कहलाएगी ये, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई अभी एज नहीं है, ठीक है ना, या शादी नहीं की हुई है, तो ऐसी स्थिति में जन्म थोड़ी दे देगी बच्चों को, शादी के बाद ही तो काम होंगे ना। शादी के बाद भी कई बार क्या होता है कि गैप लेते हैं, चीजें आपस में अंडरस्टैंडिंग पे चलती है, तो ऐसे भी होता है कि भाई नहीं करते तुरंत, तो जब भी कर ले वो क्षमता है उसके पास में, उसका इस्तेमाल कभी भी कर सकती है। हाँ, प्रजनन हो गया, मतलब प्रजनन का मतलब है कि आपने बच्चों को जन्म दे दिया, तो ऐसी स्थिति में निश्चित समय अवधि में कुल सजीव जन्मे बच्चों की जो वास्तविक संख्या है उसकी प्रजननशीलता कहलाएगी कि भाई कितना प्रजननशील है, आपने कितने बच्चों को जन्म दिया, 3 बच्चों को जन्म दिया। तो ये आजकल जनरली 2-3 प्रजननशीलता ये देख पा रहे हैं हम लोग। पहले का समय था, अगर हम लोग आज से 50 साल पहले चलते तो आज से 50 साल पहले महिलाओं की प्रजननशीलता बहुत ज्यादा हुआ करती थी। घर के अंदर 10-10, 15-15 बच्चे उस समय हुआ करते थे, पूरा परिवार ऐसे ही चलता था। तो महिलाओं की उस समय की प्रजननशीलता जो थी वो ज्यादा हुआ करती थी। क्लियर है सभी को। तो दोनों ही बातें ठीक हैं, और दोनों ही बातें ठीक होंगी तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट सही है हमारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा अगला प्रश्न की जनगणना 2011 के अनुसार विभिन्न धर्मों में बढ़ती साक्षरता दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। कह रहा है कि बढ़ती साक्षरता दर यानी कि आपको कम से ज्यादा की तरफ जाना है। देखो यहाँ पर हमने ऑप्शन दे रखे हैं जैन, ईसाई और हिंदू। बस जैन, हिंदू, ईसाई, ईसाई, जैन, हिंदू यही आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, अब ये घूम तो रहे हैं, हमें यहाँ पर ये दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि 2011 की जनगणना एक बात खास तौर पर जाहिर करती है कि हमारे देश में सबसे अधिक साक्षरता दर किसी एक धर्म में हो तो जैन धर्म है। यानी कि जैन धर्म की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद किसी भी धर्म को आप रखिए, जैन धर्म सबसे ज्यादा रहेगा। और हमसे क्या कह रहा है कि बढ़ते साक्षरता दर की बारी बात करनी है, यानी कि ऊपर की तरफ जाना है। तो जिसको हमें पता है कि भाई सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर जैन के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि वो अंत में ही रहेंगे, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में वो सबसे आगे रहेंगे। तो सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर जैन अंत में है और यहाँ भी जैन अंत में है, यानी कि ऊपर के दो में से कोई भी प्रश्न का उत्तर हो नहीं सकता है, क्योंकि जैन कभी भी बीच में नहीं आएंगे, पहले भी नहीं आ जाएंगे, कम नहीं है, सबसे ज्यादा इनके पास है। अब इसके अलावा बाकी और लोगों की स्थिति देखनी होगी, जैसे कि ईसाई और हिंदुओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जैनों की साक्षरता दर कितनी है, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा है ना। तो देखिए जैन की जो साक्षरता दर है देश में वो 94.9% है 2011 की जनगणना के हिसाब से। अगर बात करें ईसाइयों की, तो ईसाइयों की जो दर है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है इनके कंपेरेटिव में, ठीक है ना, 10% तक कम जाती है सीधा सीधा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 84.5% साक्षरता दर, काफी ज्यादा कम है। अब हिंदुओं की बात करें कि हिंदुओं की साक्षरता दर कितनी है, तो मान लीजिए कि लगभग 10 इनसे भी कम हो जाएगी। तो हिंदुओं की साक्षरता दर आती है 73% पे। ठीक है, कि इतना है मामला हिंदुओं का। ठीक है, सीक्वेंसिंग सीधा सीधा क्या कह रही है कि भाई पहले हिंदू रहेंगे, फिर क्रिश्चियन रहेंगे और फिर जैन रहेंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हिंदू, क्रिश्चियन और जैन, इसी हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। हालांकि आपको बाकी और का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जैनिस की 94.9%, ईसाई 84.5%, बौद्ध 81.3%, सिख 75.4%, हिंदू 73.3%, मुस्लिम्स का काफी कम है 68.5%। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ और भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किन धार्मिक समुदायों की भारत में प्रतिशत हिस्सेदारी कम हुई, परसेंटेज डाउन हुआ है हिस्सेदारी के मामले में आपका। किसका, हिंदू और ईसाइयों का, सिख और बौद्धों का, जैन और ईसाई का, या हिंदू और सिखों का, किसका हुआ। तो देखिए 2011 की जनगणना हमें बताती है कि कुछ का बढ़ा कुछ का घटा, ये सामान्य प्रवृत्ति है। तो देखिए बड़े मामले में हमें कौन मिलेगा, प्रतिनिधित्व कौन बढ़ा रहा है, मुस्लिम तो तेजी से बढ़ा रहे हैं, तो मुस्लिम बड़े वाले में जाएंगे कि भाई बड़ा हुआ है। मुस्लिम्स के अलावा हम देखते हैं कि हिंदुओं का भी प्रतिनिधित्व बड़े में ही काउंट होता है कि ठीक है आपकी हिस्सेदारी बढ़ गई है। मुस्लिम और हिंदुओं के अलावा हम देखते हैं कि जैन और ईसाई, इन दोनों का कोई परिवर्तन नहीं रहा, ये अपनी जगह पर थे। ठीक है, तो हम क्या क्या कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम्स और हिंदू का बढ़ गया है और जैन का और क्रिश्चियंस का
अपनी जगह पर स्टेबल है, कोई चेंज नहीं है। अब घट कौन रहे हैं, तो इनके अलावा बाकी लोग घटेंगे अब, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो सिख हैं, सिख की स्थिति हमने देखी घटती हुई फिलहाल हिस्सेदारी के मामले में। अगर 2001 की जनगणना की बात करें तो ये हमारी इकोनॉमी के अंदर यानी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन के मामले में 1.9% हुआ करते थे, लेकिन भाई 2011 में घट करके 1.7% की पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करने लगे। सिखों के अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि बौद्धों की स्थिति भी काफी गंभीर रही है। बौद्धिज्म की स्थिति समझते हैं हम जनसंख्या के अंदर, तो 2001 की जनगणना में इनका परसेंट जो था वो 0.8% हुआ करता था प्रतिनिधित्व, लेकिन 2011 में घट करके ये 0.7 हो गया, तो ये भी घटे। तो मुस्लिम और हिंदू बड़े, जैन और क्रिश्चियन अपनी जगह पर, सिख और बौद्धिज्म जो थे वो घटने की स्थिति दिखा रहे। तो सिख और बौद्ध कहां पर है, बी, सिख और बौद्ध की बात कर रहा है और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, क्लियर है कहानी। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहा है कि रिटायर हो जाएंगे तो कहीं पर भी वो वकालत कर सकते हैं, वकालत के लिए जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। तो एक तरफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रिटायर होने के बाद वकालत करेंगे, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं, रिटायर हो गए तो फिर आप वकील बन जाएंगे। क्या पॉसिबल है? व्यवहारिक रूप से भी ठीक लग रहा है? मतलब बिल्कुल ठीक, व्यवहारिक रूप से भी बिल्कुल ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद मैं वकालत कर रहा हूँ, बड़ी बेकार जिंदगी। इससे बेकार जिंदगी तो कुछ हो नहीं सकती, ये प्रावधान ही नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है। दरअसल अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिटायर हो जाते हैं तो आप वकालत नहीं करने वाले हैं फिर, ठीक है ना। ये प्रोविजन इसलिए रखा गया है कि कहीं देश के बड़े मामलों के अंदर आप सोच समझ के डिसीजन ऐसा ना दे कि बाद में मुझे काम भी करना है, वकील भी बनना है। तो भविष्य की चिंताओं से आप परे रहें और वर्तमान परिप्रेक्ष्यों के अनुसार ही अपना निर्णय दें और निष्पक्ष निर्णय हो। इसी वजह से आपको बोला गया कि आप बाद में कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं वकालत करने के लिए, फ्री रहेंगे आप। दूसरे में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो उच्चतम न्यायालय से रिटायर हुए न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के पद पर बैठने के कार्य के लिए बुला सकते हैं। ये बात ठीक है, बुलाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि जब कभी संख्या कम होती है, नियमित न्यायाधीशों की संख्या में गिरावट देखते हैं तो बुलाया जा सकता है, ये सिस्टम है अपने पास में, ठीक है। तो प्रावधान भी याद रखिएगा, जैसे कि संविधान का अनुच्छेद जब हम 124(7) पढ़ते हैं, 124(7) पढ़ते तो ये कहता है कि भाई अगर जजेस रिटायर हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के तो देश में कहीं पर भी वकालत नहीं करने वाले, उनके लिए स्थिति है। हालांकि हाई कोर्ट के जजेस को अनुमति होती है, हाई कोर्ट के जजेस को अनुमति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 220 में मिली हुई है कि ठीक है आप वकालत वगैरह कर सकते हो, उच्च न्यायालय में भी कर सकते हो और बाकी और स्थायी मतलब उच्च न्यायालय वगैरह में कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हो, ये आपको अनुमति मिली हुई है, ठीक है। तो वकालत की अनुमति हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो आर्टिकल 220 कहता है। बुलाए जाने का प्रावधान जो है ये लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 128 के अंदर, तो इसको भी याद रखिएगा। तो खास बात यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही, दूसरा ही सही होगा तो केवल 2 यानी कि बी हो जाएगा हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर। ठीक, चीजें क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, आपको ये बताना, यानी कि 3 का नहीं होगा। जैसे कि पुंछी आयोग, पुंछी आयोग को क्यों बनाया गया था? केंद्र राज्य के बीच कामकाज की समीक्षा करने के लिए, ठीक है। कामकाज ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा, तो कामकाज की समीक्षा के लिए इसको बनाया गया था, ठीक। राधा कृष्णन आयोग किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ हमारी हायर एजुकेशन से, ठीक है। यूनिवर्सिटी के एजुकेशन वगैरह के लिए इसको बनाया गया था। सरकारी आयोग को बनाया गया था सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए, ठीक है। और जो मोइली आयोग है, मोइली आयोग की स्थापना की गई थी एज ए प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है। तो कौन कह रहा है केंद्र सरकार संबंधों की बात? सरकारी आयोग। और ये वाली बात बिल्कुल सटीक है, बहुत इजी है इस प्रश्न का उत्तर, ऐसी कोई परेशान होने वाली बात इसमें है नहीं। सरकारी आयोग को 1983 में बनाया गया था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया थे, जिनके नाम पर ही जिनके नाम पर ही इस आयोग का नाम रख दिया गया था और कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर निर्णय इसको लेना था केंद्र राज्य संबंधों की, ठीक है। तो ये सभी चीजें इसने की, काफी अच्छे से काम किया, काफी चर्चाओं में भी रहता है और इम्पोर्टेंट भी है ये। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भाई सुमेलित कौन सा सही नहीं है ये बताना है। राज्य और लोकसभा के सदस्य संख्या उड़ीसा के लिए 21 दे दी है, केरल के लिए 22 दे दी है, पंजाब के लिए 13 दे दी है और झारखंड के लिए 14 दे दी है। तो देखिए प्रश्न का सही उत्तर बी रहेगा। केरल के अंदर दरअसल जो लोकसभा के सदस्यों की सीटें हैं वो 22 नहीं है, ये 20 है,
तो इस वजह से यह मामला गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव भी हुए हैं तो वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं इस रूप में आप लोगों से। ठीक है, क्लियर है। और चाहे तो आप भारत के और राज्यों की स्थिति भी समझ सकते हैं, जैसे कि बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29 है, कर्नाटक में 28 है, गुजरात 26 है, राजस्थान 25 है, असम 14, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, जम्मू कश्मीर 6। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग सीटों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आंसर क्लियर है आप लोग को प्रश्न का बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। कोई बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात है नहीं है, संविधान से जुड़ी कुछ चीजें दे रखी है, जैसे कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, पंचायती राज और चुनाव आयोग। हर एक चीज सबको याद नहीं हो तो भी आप बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो कहां पर है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है 4A में है। पंचायती राज और चुनाव आयोग को लेकर के हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। चुनाव आयोग का भी से बहुत सारे लोगों को याद आता है कि भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है ना। और पंचायती राज को पढ़ते पढ़ते पता लगता है कि भाग 9 में इसका उल्लेख है। तो यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। बहुत ईजी है, इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं कुछ भी, और बहुत इजीली आप लोग चीजों को याद भी रख सकते हैं भाग के हिसाब से। तो मौलिक कर्तव्य का भाग 4A कहां पर है? दूसरे नंबर पे। मौलिक अधिकारों के लिए भाग 3 पहले नंबर पे है, पंचायती राज के लिए चौथा है और चुनाव आयोग के लिए तीसरा है। तो 2 1 4 3 हो जाएगा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर कहाँ है? 2 1 3 4 ये नहीं है, 1 2 ये तो होगा ही नहीं, 2 1 4 3 ये बात बिल्कुल ठीक है हमारे लिए। तो प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। परेशान होने वाली कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर है सारी बातें। तो बस आज के इतने ही प्रश्नों पर हमें चर्चा कर लेनी थी। तो प्रश्न पसंद आए हैं, क्लास इंपॉर्टेंट लगे तो बाकी साथियों को भी पढ़ने सीखने का मौका दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के डिस्कशन के लिए बने रहिए संस्कृति PCS यूट्यूब चैनल पे। बाकी के प्रश्नों पर चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।